बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका फॉर्म तक भी शो नहीं होगा, और अगर ये लग जाती है तो कैसे फ़ीस माफ़ करते हैं व्यू वाले। डिटेल से आपको इसके अप्लाई करने का प्रोसीजर भी लाइव दिखाऊँगा। आप लोगों ने वीडियो मिस नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। इसमें आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपने हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। और इसके अलावा अगर आपको कोर्स सिलेक्शन में अभी भी इश्यूज़ हैं तो ये दो वीडियोज़ आपके लिए हैं, आप ये दो वीडियोज़ देख लो। आपके पूरे सेमेस्टर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं वीडियोज़ में सॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सीधी जो कोर्स सिलेक्शन है, सॉरी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है इसकी। और इसमें मैं आपको बता दूं इसकी जो लास्ट डेट है ना वो अप्रैल 10 है, और 10 अप्रैल को ही ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसकी कोई डेट एक्सटेंड नहीं होनी, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने कोर्स सिलेक्शन सॉरी नीड बेस की तरफ। तो आपने यहाँ पे आना है होम में, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है स्टूडेंट सर्विस का, ठीक है। जब आप यहाँ पे आते हो स्टूडेंट सर्विस के ऑप्शन में तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आएगा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स में ये पहला ऑप्शन है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का। और इसके अलावा भी यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने यानी कि अपना एडमिशन जो है ना वो कैंसिल करवाना है, या आपकी प्रोफाइल में कोई इश्यूज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे इश्यूज़ आपके यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने फॉर्म ओपन नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आएगा, रेड कलर का लिखा हुआ होगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। किसी का लिखा हुआ होगा कि आपका जो स्टडी गैप आया हुआ है, किसी का लिखा हुआ होगा कि आपने जनाब जो है ना कोर्स सिलेक्शन में गड़बड़ की है, ठीक है। और कुछ का ऐसा होगा कि उनको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है। तो एक दफ़ा आप रिक्वायरमेंट सुन लो, मैं आपको एक एक रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका है ना, ठीक है, आप न्यू एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि जब आपने एफएससी की है और या बीएससी की है, बीएससी वालों के लिए तो ये बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। जो बीएससी करके एमएससी में 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं ना, उनके लिए स्कॉलरशिप ना नीड बेस है ना मेरिट बेस है, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, पहली चीज़, ठीक है। अगर आपका पहला सेमेस्टर है, ठीक है, और आपने व्यू के अंदर एडमिशन ले लिया है तो जनाब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो ये कि आपकी जो स्टडी स्कीम है उसमें कोई गैप ना आया। लाइक आपने एफएससी के फ़ौरन बाद ही बीएस में एडमिशन ले लिया हो, अगर तो कोई गैप आ गया है 6 मंथ का, मिनिमम भी 6 मंथ का भी गैप आ गया है तो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, लेकिन आपको सेकंड सेमेस्टर में मिल सकती है। अब सेकंड सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो जो आपकी सीजीपी है ना वो 2.5, ठीक है, 2.5 जिसको हम बोलते हैं यानी कि अढ़ाई, ठीक है, 2.5 सीजीपी ज़्यादा होनी चाहिए इससे, तब आप एलिजिबल हो। उसके अलावा आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है ना वो आपने सेम टू सेम रखी हो, कोर्स सिलेक्शन में आपने गड़बड़ ना की हो। लाइक के जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट थे वो आपने छोड़ दिए हों और सेकंड सेमेस्टर के रख लिए हों, ठीक है। और फिर क्या हुआ हो कि आपने थर्ड सेमेस्टर में जाके अगेन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लियो। इस तरह जब आप गड़बड़ करते हो तो आपकी कोर्स सिलेक्शन में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती। उसके अलावा अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में एफ़ ग्रेड आ जाता है, चाहे वो व्यू 001 है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, तब भी आप इसको नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। समझ आ रही मेरी बातों की? उसके अलावा जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं, ये जितनी बताई हैं, इन तमाम जो चीज़ें ना ये आपकी मैटर करती हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी, ठीक है। अब मेरिट बेस का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनती। अभी आप सुन लें कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लगती कैसे है। जितनी भी मैं आपको अभी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं ये सारी उसके अंदर भी अप्लाई होती हैं, लेकिन उसमें अप्लाई जो है ना वो नहीं होता, ठीक है। अप्लाई आपने नहीं करना होता, वर्चुअल यूनिवर्सिटी खुद ही आपका जो रिज़ल्ट होता है उनको चूज़ करती है। करती क्या है कि जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं एक बैच के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बैच था ना स्प्रिंग 2024 का, लाइक आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है।
आपका बीएस है कंप्यूटर साइंस। अब बीएस कंप्यूटर साइंस में जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसके जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जिनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीजीपी होगी, उनको मेरिट बेस मिलेगी, ठीक है। और इसमें काफ़ी मैटर करते हैं, इसमें आपका कैंपस अगर बड़ा है तो उसमें भी जो टॉप पे होते हैं उन्हीं को चूज़ किया जाता है। अगर आपका यानी कि इस तरह का है कि काफ़ी ज़्यादा सीजीपी है लोगों की, तो सीजीपीओ को देखा जाता है किसके पॉइंट्स में कम है, किसका इस तरह से है। उसके अलावा अगर आपकी सीजीपीए सेम आ गई है टॉपर के साथ, तो फिर वो एज को देखते हैं कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, इस तरह से उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, वो ऑटोमेटिकली ही लगती है। और इन दोनों की जो लिस्ट होती है, ठीक है, लिस्ट जैसे अभी पिछले ये फाइनल टर्म का रिजल्ट है उससे पहले लिस्ट आई थी जिसमें हमारे पास नीड बेस की भी थी और मेरिट बेस की भी थी, ठीक है। अब उसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट की लगी होगी मेरिट बेस भी और नीड बेस भी। अगर आपको नहीं पता कि किधर थी, तो ये जो ये वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे हमारे सारी चीज़ें आती हैं ना, अनाउंसमेंट्स आती हैं, नोटिस बोर्ड, ठीक है, उस पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे लिस्ट आपको शो हो जाएगी। आपको ईमेल भी आ जाती है कि आपकी नीड बेस और मेरिट बेस या कोई भी एक लगती है, उनमें से दोनों नहीं लगती, ठीक है। अब उसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी नीड बेस या मेरिट बेस पिछले सेमेस्टर में लगी थी और उन्होंने अभी तक आपकी जो फ़ीस है वो पे नहीं की, ठीक है, आपकी फ़ीस अभी तक पे नहीं हुई, तो सिंपल आप लोगों ने पता है क्या करना है, आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखनी है जो मैं कल बनाई थी, ठीक है, परसों आई थिंक अपलोड की है, ये वाली के कोर्स सिलेक्शन के तमाम मसाइल। इसमें मैंने वो चीज़ भी बताई है कि अगर आपकी लग जाती है स्कॉलरशिप और फीस माफ़ नहीं करते व्यू वाले, तो उसको एडजस्ट कैसे करवाना होता है, क्योंकि इसमें मैंने टिकट जनरेट करने का प्रोसेस सारा समझाया है। हर मामले पे आप कैसे टिकट जनरेट कर सकते हो वो मैंने उसके अंदर बता दिया है, ठीक है। अब अप्लाई करना है आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने गौर से सुनना है। पहले मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, जैसे मैं करता जा रहा हूँ ऐसे आपने इन चीज़ों को अपने साथ इकट्ठा कर लेना है। आपने अप्लाई करना शुरू नहीं कर देना, पहली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मिलते हैं ना चीज़, वो ये है कि आप फैमिली सपोर्टेड हो या सेल्फ सपोर्टेड हो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्योंकि व्यू में बहुत बड़े बड़े उम्र के लोग भी हैं जिनकी शादी भी हुई हुई है और अलग भी होंगे फैमिली से, तो वो सेल्फ सपोर्टेड है, साफ जाहिर है, और कुछ जो होंगे वो फैमिली सपोर्टेड है। अब आप जो भी हो आपने उसी पे क्लिक करना है, उसी के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल फैमिली सपोर्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें फैमिली सपोर्टेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका फैमिली सपोर्टेड वाला जो ऑप्शन है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अगर सेल्फ सपोर्टेड पे करते हो तो इस तरह से आपको आएगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ सपोर्टेड होंगे और बहुत सारे फैमिली सपोर्टेड, तो फैमिली सपोर्टेड है तो कोई बात नहीं, हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें देखें, इसमें आपको ये बोलते हैं कि फैमिली सपोर्टेड तो हो आप, लेकिन आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, ठीक है। आपका फादर सपोर्ट कर रहा है तो टिक इस पर करना है। अगर आपके फादर नहीं है और आपकी मदर सपोर्ट कर रही तो इस पर आपने टिक करना है, ठीक है। अब आपका मदर भी नहीं है, कोई भी और है, आपके चाचू मामू कुछ और है जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि गार्डियन को ही टिक करना है, और जिसको जो भी आपको सपोर्ट करता है उसका नाम आपने यहाँ पे लिख देना। जैसे यहाँ पे अब्दुल हकीम है, ये किसी स्टूडेंट का है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके फादर का नाम है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका जो CNIC नंबर होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि उसकी जो जॉब है वो किस टाइप की है, ठीक है, जॉब वो क्या करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है तो उसके पास बिजनेस का NTN भी होता है। हैवी बिजनेस जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है ना, उसका NTN होता है, मतलब कि नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। तो नहीं होगा तो इसका मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। उसके बाद जॉब है, अगर कोई जॉब करता है तो जॉब आपने लिख देना है। उसके बाद अदर अदर है, लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फादर आर्मी रिटायर्ड हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनके फादर मेजन हैं या कुछ भी, ठीक है, यानी कि मजदूर हैं। तो आपने अदर्स पर जब आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे वो पूछता है कि क्या है, इफ़ अदर स्पेसिफाई, यानी क्या अदर वो है, क्या जॉब करते हैं, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। लाइक मजदूरी है, मजदूरी करते हैं, या खेती बाड़ी करते हैं, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद जो NTN नंबर है ये अब आपके पास नहीं होगा, तो सिंपल आपने जैसे N/A है ये आपने लिख देना है, समझ आ रही है। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे बात करते हैं मजीद बिजनेस एंड कंपनी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उस बंदे की कंपनी है या बिजनेस है चला रहा, जो आपका गार्डियन है, ठीक है, जो गार्डियन है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, उसका नेम टाइटल लिख देना है कि जनाब बिजनेस जो है या कंपनी जो है वो यहाँ पे, लाइक कोई अब किसी की कोई बड़ी मार्ट है, किसी का कोई बड़ा प्लाजा है, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एड्रेस पे अपना ही एड्रेस दे देना है, घर का एड्रेस दे देना है, कोई इशू नहीं होगा इससे, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने देना है। फ़ोन नंबर होता है वो जो लैंडलाइन नंबर होता है ना, घर वाला, वो। उसके बाद मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर आपको पता है, साथ में उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है कि +92
के साथ आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर सेट करके लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने कलेक्ट कर लेनी है अलग से, ठीक है। आपको मैं इसका रीज़न बताऊँगा कि क्यों कलेक्ट करनी है। अब अगर ईमेल है तो ईमेल दे देनी है, नहीं है तो नहीं देनी, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आप नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनेशन जो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि उसका ओहदा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आर्मी में कोई फ़ादर है तो उसका ओहदा क्या है, वो कर्नल है, जनरल है, जनाब कैप्टन है या सिंपल सिपाही है, क्या है? तो वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद वो ये पूछते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, ठीक है, कितने टाइम से आप वर्क कर रहे हो, वो आपने लिख देना यहाँ पे। यानी कि जो आपका गार्डियन है वो कितने टाइम से वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, या मेजन मिस्त्री है तो उसमें वो कितने टाइम से काम कर रहा है। उसके बाद आपने एनुअल इनकम लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनुअल इनकम कैसे लिखनी होती है, लाइक आपने एक जुगाड़ सा लगा लेना है। फॉर एग्जांपल आपके फादर की जो पे है वो 30 प्लस है, 40 प्लस है, 40,000 प्लस है, ठीक है। तो आप एक एनुअल उसका हिसाब लगा लो कि 12 मंथ के अंदर आपकी इतनी इनकम होती है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जो सही हो वही लिखना है, झूठ बोलने की फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हाउस टाइप, ठीक है। हाउस जो आपका है, घर जो है वो किस टाइप का है, आप रेंट पे रहते हो या आपका अपना है, तो यहाँ पे आपने वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिटेल हमने देने चाह रहे हैं ना, ये सारी डिटेल, ठीक है। ये डिटेल है आपकी बिज़नेस की। अगर कोई बिज़नेस है तो वो लिखना है। अगर जैसे मैंने आपको बोला कोई वो मेज़न है, मिस्त्री है, तो उस तरह के चीज़ों में आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अगर आपका कारोबार है या खेती बाड़ी का काम है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वो भी एक टाइप का बिज़नेस है। और एड्रेस का मतलब ये है कि वो किस जगह पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लोग हैं, जॉब होल्डर्स हैं और बड़े बड़े यानी कि ओहदों पे भी होंगे जॉब्स में, तो वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है कि कौन सी चीज़ है, कौन सी जगह जहाँ पे वो सारी जॉब करते हैं, ठीक है। ये समझ आइए। उसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका घर का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घर का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद ये जो मार्शल स्टेटस है ना, ये आपका पूछा जा रहा है कि आप जो हो वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है कि जनाब मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका गार्डियन जो है वो साफ ज़ाहिर है कि वो मैरिड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मैरिड या अनमैरिड जो आपको सही लगे वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके बहन भाइयों की बात हो रही है कि डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग यू, यानी कि आपको इंक्लूड करते हुए और कौन कौन बहन भाई हैं आपके, जो आपके यानी कि फैमिली सपोर्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बहन है, छोटी है, बड़ी है, जो आपके साथ फैमिली उसको भी सपोर्ट कर रही है, तो उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। जब आप नाम लिखते हो उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशन का ऑप्शन पूछते हैं कि रिलेशन जनाब क्या है वो बताओ। अब यहाँ पे देखें पूरा उन्होंने दिया हुआ है कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न है, डॉटर है, कौन है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सिस्टर का भी ऑप्शन है, तो आपने सिस्टर का ऑप्शन पे भी क्लिक कर लेना है। उसकी एज कितनी है, लाइक छोटी है तो 10 साल की है। उसका स्टेटस क्या है, लाइक वो स्टडी कर रही है, अर्निंग कर रही है या क्या कर रही है, ठीक है। ये लिख देना। उसके बाद यहाँ पे उसकी फ़ीस है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। यहाँ पे आप फ़ीस देख सकते हो कि स्टडी कर रही है तो उसकी जनाब फ़ीस कितनी है। अगर वो अर्निंग कर रही है तो उसकी जनाब अर्निंग कितनी है। एक चीज़ हो गया। अब ये तो आपके एक सिस्टर या ब्रदर का हो गया। आपके मल्टीपल सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऐड न्यू रो पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे दूसरे का लिख देना है। ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है, यहाँ पे तीसरे का लिख देना है। तो ये जितने भी आपके बहन भाई हैं जो सही आपके हैं वही एक्चुअल में आपने यहाँ पे लिख देना। अगर कोई रिमूव करना चाहते हैं लिस्ट को तो वो यहाँ पे रिमूव नो पे कर लें और रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे रिमूव नाउ का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। नहीं भी करना तो यहाँ पे मतलब कि आप एन लिख सकते हो, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं है तो आपने नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं बात हमारी एनुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बेसिकली ये आपको पूछते हैं कि आपका जो घर का खर्चा है एक साल के अंदर वो कितना हो जाता है। तो आपने एक एवरेज लगा लेनी है कि यूटिलिटीज़ का जो है वो कितना हो जाता है आपका, ठीक है। लाइक घर का जो राशन है वो कितना खर्चा हो जाता है, एजुकेशन का आपका कितना खर्चा हो जाता है, लिविंग का कितना खर्चा हो जाता है। यहाँ पे आपने एक मंथ का नहीं लिखना, पूरे एक साल का लिखना अलग अलग, ठीक है। हर चीज़ का लोन जो है, अगर कोई आपका कर्जा है आपने देना है वो कितना हो जाता है, कोई अदर्स, ठीक है। अदर्स का मतलब ये है कि इसके अलावा भी अगर कोई खर्चा होता है जैसे कि मेडिसन है, ठीक है, मेडिसन का खर्चा कोई है तो वो भी यहाँ पे आपने लिख देना है। ये वाला जो पार्ट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मैटर करता है आपकी स्कॉलरशिप लगने में, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लाजमी ना गौर से इसको देखना है। मैं अभी आपको एक चीज़ और बताने लगा हूँ, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना है एनुअल एक्सपेंडिचर को। इसको ज़्यादा भी नहीं रखना, इसको थोड़ा भी नहीं रखना। जितना आपका लग रहा है ना आपको उतना आपने इसको कर देना, ठीक है। आपकी जो ऊपर आपने जो यहाँ पे तनख्वाह लिखी है ना, एनुअल इनकम, उसके हिसाब से आपने इसको लिख देना। अब इस पर कमेंट ना कीजिएगा कि कितना लिखना, जितना आपको ईजी लगता है, जो रियल है लगता है आपको, एक एवरेज जो अंदाज़ा आपको लगता है कि इतना है बस उतना लिख देना, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ आती है हमारी इलेक्ट्रिक जो
बिल इन्फॉर्मेशन होता है ना इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बिल इन्फॉर्मेशन की उन्होंने बोला है कि अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। जो बिजली का बिल आपका आया, चाहे आपकी मैपको है या कोई भी कंपनी है, ठीक है, जो अभी आपका अभी इस मंथ का फॉर एग्जांपल आपका आया है तो ठीक है, नहीं तो जो पिछले मंथ का आया है वो आपने लेना है, उसकी एक पिक्चर अपलोड बना लेनी मोबाइल के कैमरे से, ठीक है। बनाने के बाद अगर कैम स्कैनर है, मोबाइल के अंदर एक ऐप होती है कैम स्कैनर, अगर वो है तो उससे स्कैन कर लेना है। नहीं तो आप यहाँ पे गूगल पे आप आके ना सर्च कर सकते हो इमेज स्कैनर, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, तो इनसे जब आप आके यहाँ पे वो इमेज अपलोड करोगे, ठीक है, और वो आपको ये ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगा कैम स्कैनर, इसके भी ऑनलाइन है, ठीक है। इसमें जब आप वो इमेज अपलोड करोगे तो साथ में स्कैन कर देगा आपको, उसको डाउनलोड कर लेना, और ये पहले काम करना है, अप्लाई करते टाइम नहीं करना, पहले करके रख लेना, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि आपने वो पिक्चर यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, आपने उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और चीज़ आपने करनी है, वो आपसे पूछते हैं कि करंट बिल, ठीक है, यानी कि जो आपका अभी मंथ चल रहा है, जो अभी रिसेंटली आपको बिल आया, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि जो अभी मंथ बिल आना है यानी कि 5 दिन के बाद आना या 10 दिन के बाद आना है, उसके लिए आप वेट करो, नहीं, जो आपका आ चुका है पिछले मंथ का, ठीक है, करंट बिल, वो आपने यहाँ पे लेके आना, ठीक है। उसके बाद ये मंथ कौन सा है वो आपने लिखना, यहाँ से चूज़ कर लेना, जैसे कि मैं आपको करके दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मार्च का बिल आ गया है, तो ये आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ईयर कौन सा 24 है, कितनी अमाउंट है यहाँ पे हमने लिख देनी, ठीक है। अब ये तो हो गया करंट बिल। अब उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ ही नहीं आती कि ये जो 12 मंथ का बिल ये पूछ रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री मांग रहे हैं, इसको फिल कैसे करना है। तो यार ये कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे मैं आपको ना गूगल पे ही सर्च करके दिखा देता हूँ, कोई इमेज आ जा रही है तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैपको, ठीक है, कंपनी का नाम है मुल्तान जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली, ठीक है, मैपको बिल और इमेज लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 12 मंथ वाला इशू है ना, ये कोई मसला है नहीं जितना आप लोगों ने इस चीज़ को बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई साफ से पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी कि आपने लिखना कैसे है, और उसको अगर कोई पे नहीं किया बीच में से उसको कैसे लिखना है, ठीक है, सारा बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ यार, जैसे ये कर लेता हूँ, एक बिल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पूरे 12 मंथ का आपको जो ना पास्ट हिस्ट्री दिखाई जाती है आपके बिल के ऊपर, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट अगर बोलेंगे कि हमारा बिल नहीं है, तो जनाब आप ऑनलाइन भी बिल अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बिल आप अपना निकलवा सकते हो, उसका प्रिंट ले सकते हो, उसको ऑनलाइन देख सकते हो। वो कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है, लाइक आपकी मैपको कंपनी है, ठीक है। जैसे मैं मैपको बिल बिल लिख देता हूँ, ठीक है। आपको बता रहा हूँ बहुत सारे आपके इल्म में इजाफा होगा। यहाँ पे देखें, ये मैपको वेब बिल आ गया ना, जब आप इस पे जाओगे चेक बिल फास्ट, इस पे आपका वो एक होता है, वो वाला नंबर होता है ना, बिल का एक नंबर होता है, ठीक है। वो ये सारी कंपनीज आपको यहाँ से बिल ऑनलाइन चेक करके दे देंगी और उसकी पिक्चर भी देंगी। आपने सिर्फ वो चीज़ चेक करनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूरे 12 हिस्ट्री है आपके 12 मंथ की। अब इसको लिखना कैसे आपने, वो आप मैटर करता है यहाँ पे, उसके मुताबिक आपने करना है, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें, ये जो मंथ 1 की बात हो रही है ना, ये जनवरी की बात नहीं हो रही, ये इस चीज़ की बात हो रही है कि आपका बिल जो है वो कैसे आया। अब ये जो शेड्यूल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है और जो आपके बिल पे होता है वो सेम है, ठीक है। ये ऐसे ऊपर से चल रहा है नीचे, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे चल रहा है, ठीक है। ये मतलब जितना नीचे आएगा वही आपका करंट बिल होगा। ये आपका पिछले मंथ का बिल है, ये उससे पिछले का, ये उससे पिछले का। इसी तरह आपने क्या करना है, जैसे आपके बिल के ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखना है, ठीक है। आपने क्या करना है, बिल के ऊपर जाके देखना है कि जो पिछला पहला मंथ बनता है टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपने ऊपर से शुरू करना है। यहाँ पे फरवरी ये शो कर रहा है, तो फरवरी का ये बिल है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका आपने मंथ चूज़ कर लेना है कि मंथ कौन सा था, ठीक है। उसके बाद ईयर कौन सा था, 2023 होगा, ठीक है, बेशक। उसके बाद अमाउंट कितनी थी, ठीक है, अमाउंट जो भी है वो आपने लिखनी है। अगर आपने पे नहीं किया तो उसकी जगह पे ज़ीरो लिखना है। यहाँ पे आपको बाकायदा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल अबाउ फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी कि लाजमी है, एंड द मंथ इन विच एनी बिल पेमेंट इज नॉट मेड प्लीज फिल इन विद ज़ीरो इन न्यूमेरिक, ठीक है।
जो भी मंथ जिसमें आपने बिल नहीं पे किया उसमें आपको ज़ीरो लिखना है, ये वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, ठीक है। जब आप बिल चेक करोगे तो जो आप मंथ पे नहीं करोगे उस पे ज़ीरो लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, ये पेमेंट का जो थर्ड वाला है ना बिल, इस पे आगे ज़ीरो लिखा हुआ क्योंकि इसको पे नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए ये आपको पिक्चर दिखाना चाह रहा था, ठीक है। आपने इसी तरह ये ऊपर से शुरू करना है और तरतीब से लिखते आना है एंड तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेन चीज़ आती है कि आप ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हो किसी और सोर्स से। तो अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, यस करो, नहीं कर रहे हो तो नो कर दो, सिंपल, ठीक है। नो कर दो, ठीक है, यहाँ पे नो कर दो। अगर कर रहे हो तो जनाब यहाँ पे आपने सोर्स और अमाउंट और ईयर ये सारा कुछ लिखना है। अगर नो करोगे तो जस्ट नो कर देना है और नीचे आ जाना है। रेफरेंस आपने देनी है। अब रेफरेंस में यहाँ पे उन्होंने सिंपल बताया हुआ है कि जो रेफरेंस है ना वो आपकी फैमिली से नहीं होना चाहिए, लाइक आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये जो है ना इनसे आपका रेफरेंस नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने पता है क्या करना, सिंपल अपने ही किसी जो व्यू वाला कोई दोस्त है, कोई आपकी सहेली है, ठीक है, उसी का आपने यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, यहाँ पे देखें सारे रिलेशनशिप है, कज़न कर लें, फ्रेंड कर लें, फ्रेंड्स फादर फ्रेंड कर लें, ठीक है, कोलीग कर लें, ठीक है, समझ आ रही है। अब ये आपने करना है। उसके बाद डिज़ाइनेशन, यानी कि वो क्या करता है, वो क्या करता है, तो यहाँ पे आपने सिंपल स्टूडेंट लिख देना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका CNIC आपने लिख देना है, उसका जो एड्रेस है वो आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद उसका टेलीफोन है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे, मोबाइल नंबर उसका लिख देना है और ईमेल उसकी लिख देनी, ठीक है। ये एक रेफरेंस हो गया। इसी तरह आपने दूसरा रेफरेंस भी देना है जो कि आपके जो है ना वो दूसरे फ्रेंड हो सकता है, तीसरा हो सकता है। आप अगर दो दोस्तों अप्लाई कर रहे हो तो एक दूसरे का रेफरेंस यहाँ पे दे दो, ठीक है, और जो सेकंड रेफरेंस है वो भी अपने किसी दोस्त का लेके यहाँ पे दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आती है, यहाँ पे आपने AI का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि आपने यानी कि आप क्यों समझते हो कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाए, आप 250 वर्ड्स के अंदर ये चीज़ यहाँ पे बयान करो, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। और लिखना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सिंपल ये पूछा कि यार आप क्यों समझते हो कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाए। बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नीडी स्टूडेंट्स के लिए होती है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी यानी कि जो फैमिली कंडीशन होती है, जो माली हालात होते हैं वो अच्छे नहीं होते। अगर तो आप लोगों के माली हालात अच्छे हैं तो आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप सरासर ज़्यादती कर रहे हो उन लोगों के साथ जिनकी ये ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैं देखा है, पर्सनली देखा है, उनके बड़े बड़े यानी कि चीज़ें होती हैं, उनके पास बड़े बड़े कारोबार होते हैं, वो भी नीड बेस में अप्लाई कर रहे होते हैं और उनके लिए शर्म का मुकाम होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे नीड बेस में आपने अप्लाई तभी करना है जब आप समझते हो कि हाँ मैं यानी कि वाकई ही एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना क्या है, आपने लिखना है कि यानी कि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है बट हमारे फैमिली के हालात इस तरह के नहीं हैं और वो मेरी फ़ीस भी अरेंज नहीं कर पाते, हर दफ़ा बड़ी मुश्किल से फ़ीस पे करते हैं हम, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है वो लाजमी लगाएं, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि हाँ इसी वजह से ये तमाम इश्यूज़ हैं कि फ़ैमिली इश्यूज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, कारोबार नहीं है, बाप मेरा मज़दूर है, ठीक है। और इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें लिख के यानी कि जो हकीकत होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है और बोल देना है कि फ़ीस माफ़ करना यानी कि फ़ीस पे करना बहुत ही मुश्किल है हर मंथ में, और मैं जो है पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। थोड़ा सा आपने लिखना है, 2 से 3 लाइन्स आपने लिखनी है और डन करना है। ये मिन्नतें नहीं करनी कि प्लीज़ 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 मेरी ही लगाओ, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने एक तरतीब से अपना चीज़ें लिखनी। मैं इसमें एक दफ़ा पहले यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक अप्लाई किया था एक का मैंने, तो उसको मुझे अभी भी याद है। तो उसमें मैंने पता क्या लिखा था, सिंपल मैंने लिख दिया था कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है बट जो फ़ीस पे करने का है ना वो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। मैं फ़ीस पे नहीं कर सकता और मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर आपकी CGPA हाई आई है तो वो भी आप लिख सकते हो कि CGPA मेरी बहुत ज़्यादा आई है, पढ़ने का भी बड़ा शौक़ है बट फ़ीस के इशू में बहुत लो चलते हैं हम, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे मिलनी चाहिए ताकि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकूँ, कुछ बन सकूँ, ठीक है। सिंपल इस तरह से भी आप लिख सकते हो। मैंने 2 लाइन लिखी थी और लग गई थी उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें उन्होंने यहाँ पे एक नोट दिया है कि जनाब जो स्कॉलरशिप है वो आपको मेंशन किए बगैर भी कैंसिल कर सकती है यूनिवर्सिटी। एरर्स अगर आ जाते हैं, अगर आपने सारा कुछ सही लिखा है, आप नीडी भी हो फिर भी आपको नहीं मिलती, तो ये भी व्यू की तरफ से हो सकता है कोई एरर आ गया हो, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, गौर से सुनिएगा।
अभी जितनी भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है, आपका रेफरेंस नंबर, बिल की स्कैन कॉपी, डिटेल, CNIC नंबर, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास चाहे लिखी हुई हो, चाहे आपके पास जैसे भी हो अवेलेबल हो। आपने जब भी फॉर्म यहाँ से फिल करना स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से डेढ़ 2 मिनट के अंदर फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही जैसे अभी मुझे इतना टाइम हो गया है आपको समझाते हुए, इतना टाइम इसको लेके बैठे रहोगे तो जब आप यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो बोलेंगे कि इनवैलिड रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी कि आपका एक तो सारा डाटा चला जाएगा। ठीक है, सारा डाटा आपका ख़त्म हो जाना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो आप लिखोगे, ये चीज़ जो आपने लिखनी है ना, ये भी आपने पहले से लिख के रख लेना है पैराग्राफ। ठीक है, साथ में व्हाट्सएप ओपन कर लें, उसमें एक एक चीज़ लिख के रख लें, उसी से जाया, उससे कॉपी किया और इधर पेस्ट करता गया। जितनी जल्दी आप इसको फिल करोगे उतनी जल्दी यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये इशू आपको आएगा ही आएगा अगर आप यहाँ पे घंटों लगा के बैठे रहोगे। ठीक है, अब इस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ही मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रह गई हो। अब इसमें एक है जो यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी गलती है, वो ये है कि जब इसकी लिस्ट आती है ना, ठीक है, जब लिस्ट आती है वो पता है कब आती है? जब आप लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा फ़ीस के जो वाउचर्स होते हैं वो पे कर चुके होते हो। ठीक है, अब इस दफ़ा इसकी जो आई है ना लिस्ट, वो कब आई है आपको पता है? जब फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आने वाला था। ठीक है, 10-15 दिन उससे पहले आई है। ठीक है, उस टाइम स्टूडेंट्स ने 4-4 अपनी जो वो लिस्टें हैं, जो वाउचर्स हैं वो पे कर लिए थे। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी कितना लेट जाके आपको लिस्ट देती है। लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी उसको एक और भी रूल देती है कि अगर आपने सारी फ़ीस पे कर ली है और आपकी स्कॉलरशिप लग गई है तो सिंपल आपने वहाँ पे जाके उनको टिकट जनरेट करनी है कि जनाब मेरी स्कॉलरशिप लगी थी, फ़ीस मैंने पे कर ली थी और आप उस फ़ीस को एडजस्ट करो। तो वो जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसके अंदर वो आपकी सारी फ़ीस एडजस्ट कर देंगे जितनी भी आपकी बनती होगी। ठीक है, उसके अलावा जो ये पूरी स्कॉलरशिप्स होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 मंथ यानी कि 1 सेमेस्टर चलती हैं। हर सेमेस्टर के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, हर सेमेस्टर के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेमेस्टर में वैलिड होती है, बट जो इसकी जो फ़ीस होती है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी एडजस्ट करवा सकते हो इन केस कि अगर आपने सारी फ़ीस पहले पे कर ली हो। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स है जो कि मैंने आपको बताई हैं और अभी तक का निचोड़ है मेरी तरफ से। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, और आप अपने स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह गाइड करने के एलिजिबल हो। ये तमाम चीज़ें मेरे अपने एक्सपीरियंस से गुजरी हैं। ये व्यू वाले जो टीचर्स हैं, जो व्यू वाले ये होते हैं प्राइवेट कैंपसेस वाले, उनको भी इन चीज़ों का आइडिया आपको देखने को मिलेगा कि उनको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ शेयर की हैं, होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो लाज़मी कीजिएगा। क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।